नंबर 1, ऐसी उदासी, है ना। लोगों को लगता है यार अरे यार मेरी तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, बट खुशी का माहौल तब दे दिया हमारे पोखरियाल जी ने जब आपके बोर्ड के एग्जाम आ गए। तो इतनी घबराने की बात नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी कोई प्रिपरेशन ही नहीं है और मैं क्या करूंगा, मैं कैसे नीट एग्जाम को क्रैक करूंगा, तो ये सेशन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। यस यू कैन, आप कर सकते हो और आपके जैसे बच्चे ही करते हैं। नीट के एग्जाम के जो टॉपर है बेसिकली मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, वो मंगल बुध ग्रह से नहीं आते। नीट एग्जाम के टॉपर आपके यही धरती पे ही बसते हैं, आपके घरों के आसपास। गुप्ता जी, शर्मा जी का लड़का, समझ रहे हो, वो टॉप क्यों करते हैं। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि गुप्ता जी का लड़का ही करेगा, शर्मा जी का लड़का करेगा, बट आपके पड़ोस में आपको नीट के टॉपर मिल जाएंगे, जेईई के टॉपर मिल जाएंगे, बोर्ड एग्जाम के टॉपर मिल जाएंगे। क्यों करते हैं वो, तो वो चीज आज हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। और सबसे पहले तो ये जरूरी है कि यस आई कैन एंड आई विल, ये आपको लिखना भी चैट सेक्शन में। राइट डाउन अभी के अभी, इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड जस्ट राइट डाउन यस आई कैन। राइट डाउन अभी के अभी जस्ट इन चैट सेक्शन। कम ऑन डूड। हिम्मत तभी आती है जब अपने आप को आप अंदर से हौसला देते हो। ऐसे बोलते हैं ना, आलिज बैल आलिज बैल आलिज बैल। अभी आपको बोल रहा है यस आई कैन यस आई कैन यस आई कैन। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन यस आई कैन। मुझे कोई रोक नहीं सकता भाई। आई एम अनरॉकेबल नया टर्म बना दिया मैंने। आई एम अनरॉकेबल, अनस्टॉपेबल इज अनरॉकेबल, ठीक है। सो आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनरॉकेबल। डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम भाई साहब। अब जितना समय बीत गया, अब तुम्हें अपने को क्या करना है, समय बर्बाद नहीं करना, टाइम खराब नहीं करना। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जितना बीत गया, समय बीत गया। पोखरियाल जी ने जब समय दिया तो उसको यूटिलाइज करेंगे। हम उस समय को बर्बाद नहीं करेंगे बेमतलब के अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे या फिर इधर उधर की अफरा तफरी, पबजी से लेके दोस्त तक भाई छोड़ दो। अभी कह दो अपने आप से कि मुझे सिर्फ 6 महीने की जरूरत है। शिद्दत से अगर आपने अपने आप को, टाइम को यूटिलाइज कर लिया तो शायद आप लोग अच्छे से क्रैक कर लो। तभी जितना टाइम खराब होना था हो गया, अब हमें नहीं करना है। अब आज से ही मैं प्रिपरेशन शुरू करूंगा। अब आप कहोगे सर आज से कैसे करेंगे, अभी तो आपकी बात सुनने जानी है, आधे घंटे मेरी बात सुनो। आज से अब कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो आज से ही आप लोगों को ठान लेनी है कि आज से और अभी से प्रिपरेशन शुरू करूंगा। सीधे सोने नहीं जाऊंगा, प्रिपरेशन की तैयारी शुरू कर दूंगा। समझ में आता है, नीट के प्रिपरेशन की भी तैयारी होती है, ये भी शुरू कर दूंगा। सो आज मैं अरविंद अरोड़ा को सुनूंगा। सोने से पहले मैं सीधे बेड पे सोने नहीं जाऊंगा। सोने से पहले मैं अपनी प्रिपरेशन की भी तैयारी होती है, प्रिपरेशन की भी प्रिपरेशन होती है, वो करके सोऊंगा। सो अपने आप से वादा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अभी ये नहीं चलेगा काल करे सो परसों करो, परसों नहीं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। काहे अरविंद अरोड़ा सर परेशान कर रहे हो, जिंदगी पड़ी है बरसों। सो इन दैट केस प्लीज आप लोग ये प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ दो और फोकस करो। एंड नंबर 3, मेक अ टाइम टेबल। जब आपने सोच ही लिया है तो आज रात को आपको क्या करना है पता है। आज रात को देखो, आप लोग दिन में क्या करते हो, आई हैव नो आइडिया। आप कब उठते हो, कब अपना मुंह धोते हो, कब आप ब्रश करते हो, कब हगते हो और कब नहाते हो और कब बैठते हो, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। सो अपने आइडिया तो आपको खुद को है कि आप कब क्या करते हो। इन दैट सिचुएशन अपने आप को देखते हुए, अपने टाइम टेबल को देखते हुए, मे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको घर पे सपोर्ट देना पड़ता है काम का। सो इन दैट केस मैं कहूंगा आपसे कि आज रात को अपने टाइम टेबल को देखते हुए आप लोग एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओगे। सो ये होती है प्रिपरेशन से पहले की प्रिपरेशन, मतलब नीट के प्रिपरेशन से पहले की प्रिपरेशन। विदाउट एनी एक्सक्यूज आप लोग एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओगे और उसे प्लीज आप लोग फॉलो करोगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम टेबल कुछ एक मैं आपको ग्लिम्प दे देता हूं किस तरह से फॉलो कर सकते हो। सुबह 5:30 बजे उठो। सबसे पहले तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। पहले तो बताओ कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सुबह 5:30 बजे उठते हैं या उठ सकते हैं। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। मैं कुछ ऐसे भले लोगों को जानता हूं जो 5:30 तो कभी नहीं उठ सकते। सो कितने ऐसे भले लोग हैं जो 5:30 बजे उठ सकते हैं या उठते हैं। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। अच्छा, कई लोग तो 4 बजे उठते हैं। ओह माय गॉड, तुम 4 बजे उठते हो। मेरे तो दिल ही पकड़ लिया। मैं 2:30-3 बजे तो मैं सोता हूं। मतलब मेरे पे मत जाना, मेरा तो काम ही कुछ ऐसा है, ठीक है। सो मैं 2:30-3 बजे सोता हूं और तुम 4 बजे उठते हो। ओहो, मतलब मैं तो तुम्हें सल्यूट करना चाहता हूं जो 4 बजे उठते हैं भाई, गजब, ठीक है। तो फाइनली अगर आप लोग 5:30 बजे उठ सकते हैं दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। 5:30 बजे उठने के बाद अब 10 से 15 मिनट का एक ब्रशअप करो, अपने माइंड का ब्रशअप, जिसको योगा और मेडिटेशन कहते हैं।
ठीक है। सो उठने के बाद आप 10 से 15 मिनट का अच्छा सा योगा करो, मेडिटेशन करो, जो आपके माइंड को शार्प करेगा। उसके बाद आप 6:30 से 8:30 बजे तक बायो की सेल्फ स्टडी करो। उसके बाद आप 30 मिनट में ब्रेकफास्ट करो और उसके बाद अपने लेक्चर लेने बैठ जाओ। 9 से लेके 12 बजे तक बायो के लेक्चर्स देखो, वीडियो लेक्चर्स, उस पर तैयारी करो जो आपके यूट्यूब के सेशंस में होते हैं। और अगर आप कोई पेड बैच ज्वाइन कर चुके हो तो फिर उस टाइम टेबल को फॉलो करो। 30 मिनट का लंच ब्रेक लो। उसके बाद आप फिजिक्स के सेल्फ स्टडी करो 12:30 से 2:30 बजे तक। उसके बाद आप 2:30 से 3:30 बजे तक पावर नैप ले लो, आराम से सो जाओ। और उसके बाद आप 30 मिनट स्नैक टाइम वगैरह लेके फिर उसके बाद आप फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो 4 से 6 जो सचिन के होते हैं। उसके बाद आप 6 से 7 रिलैक्सेशन टाइम है, आप गप्पे शप्पे मारो, कुछ भी करो, ठीक है। उसके बाद आप 7 to 8 केमिस्ट्री की सेल्फ स्टडी करो और उसके बाद मेरा टाइम है, केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स देखो, मेरे साथ इसी तरह से मोटिवेट होते रहो। डिनर विनर कर लो बीच में जब टाइम मिले और उसके बाद देखो रिवाइज करो जो भी आप लोगों ने दिन में पढ़ा है और उसके बाद आप सो जाओ प्लानिंग करने के बाद। अब आप कहोगे सर इसमें तो कोई हमारे नहाने और हगने का तो टाइम ही नहीं है। तो है, वो आपको निकालना है। मैं ये तो कह रहा था कि मुझे तो नहीं पता आपको कब आता है और नहीं नहीं तुम्हें आती नहीं, मेरी जाती नहीं, तो तुम्हें कब आती है मुझे नहीं आइडिया। इन दैट केस आप लोग अपना नहाने और हगने का टाइम खुद से लिखोगे। समझ में आ गया? आई हैव नो आइडिया, ठीक है ठीक है। सो इन दैट केस आप लोग अपना टाइम टेबल उस हिसाब से खुद बनाना। समझ में आ गया? हगना मतलब वो इंग्लिश वाला हगना, हिंदी वाला हगना नहीं कि तुम्हें आती नहीं मुझे जाती नहीं ठीक है। सो ओवरऑल है ना, यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल, ओके। सो हग इज बेसिकली 2 टाइप्स, इंग्लिश वाला हग एंड हिंदी वाला हग ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट, तुम समझ ही गए हो कौन से वाला हग है। सो इस तरह से आपको बनाना है और उसके बाद आप आराम से 12 बजे सो जाओ क्योंकि सुबह आपको जल्दी उठना होता है मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू से बच्चों। चौथे वाली पॉइंट पर चलते हैं, स्टडी एनसीईआरटी थॉरोली। आपको मैंने टॉपर की बात बताता हूं। टॉपर है ना, कल भी मैं बता रहा था, एक टॉपर है जो ये कहती, आकांक्षा की बात कर रहा हूं मैं, जो पिछले साल की टॉपर है, जो 720 में से 720, माय गॉड सिर पकड़ लेता हूं मैं तो। आकांक्षा देवी किधर से बनाया 720 से 720 नंबर बनाने, तो बच्ची ने क्या कहा, मैंने एनसीईआरटी पूरे साल कम से कम बायो की जो बुक थी वो तो 20 बार पढ़ी, 20 टाइम्स। कैन यू इमेजिन दिस? 20 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, जो मैं पूरी उम्र में भी 20 बार नहीं पढ़ा हूं गले में ऐसा हो गया। सो 20 टाइम्स रियली अ मैटर। ओ माय गॉड, कोई 20 बार कैसे पढ़ सकता है? बट टॉप करना है तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। 720 में से 720 नंबर तो वैसे नहीं आएंगे। सो आप टॉपर्स की सुनो, वो कहते हैं 20 बार पढ़ो, तो मैं आपसे कहता हूं चलो 20 बार नहीं, कम से कम 10 बार तो पढ़ लो। बायो की बुक 10 बार पढ़ो, केमिस्ट्री की बुक 5 बार पढ़ो और आपकी फिजिक्स की बुक 5 बार पढ़ो। और कैसे पढ़नी होती है उसके लिए हम लोग एनसीईआरटी की बहुत अच्छी अच्छी सीरीज चला के बैठे। तुम आते ही नहीं हो, तुम आते काहे नहीं हो? सुबह आना, कल सौरभ और मीनाक्षी के सेशन है, कल आके आप देखो वो एनसीईआरटी की हाईलाइट करवाते हो, तुम देखते हो, एक एक चैप्टर को ऐसे पढ़ाते हैं एक एक लाइन से करके। तुम आते हो? आते ही नहीं हो तुम लोग। क्या करते हो पता नहीं, पता नहीं कौन सा इंग्लिश वाला हगना करते हो कि हिंदी वाला हगना करते हो, पर तुम आते नहीं हो। सो इन दैट केस यार, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी सीरीज चला के रखी है हमने। समझ में आता है आपकी बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में, क्या नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी में, एवरीथिंग इज देयर। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी मुझे ढंग से नहीं पढ़ी जाती है तो आप आओ ना, क्यों नहीं आते हो? पर एनसीईआरटी इज दी होली बुक, अ सैक्रेड काइंड ऑफ बुक इन द केस ऑफ नीट एग्जाम। आपके नीट एग्जाम के लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक इज अ सैक्रेड बुक, एक पवित्र किताब है। ऐसा नहीं पवित्र किताब है तो उसको छुओ ही मत, नहीं, पवित्र किताब है। वो कहती है तुम्हें मुझे गंदा करो, अच्छे से पढ़ लो, इतनी बार पढ़ डालो कि मैं ही अपने आप को पहचान ना पाऊं कि मैं ही एनसीईआरटी किताब थी क्या। सो ऐसे करके शिद्दत से पढ़ना है। आता है समझ में? तो एनसीईआरटी को अच्छे से थॉरली पढ़ो। चौथा पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, एंड 5th पॉइंट है स्टडी रेफरेंस बुक्स ओनली इफ यू हैव टाइम, अदरवाइज एनसीईआरटी इज इनफ। आप कोई भी टॉपर पकड़ोगे, आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत पढ़ो। कल भी मैं एक सीरीज देख रहा था, उसमें भी आईआईटी जेईई की कोई सीरीज चल रही थी, तो उसमें बच्चों को बोलते हैं, पहले तुम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आप बाकी बुक्स लगाना। और ये सही बात भी है। और अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लोगे तो फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा लगा सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए ओपी टंडन लगा सकते हो, कंप्लीट नीट का जो रिवीजन करना है वो एमटीजी की बुक से कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स यहाँ पर ये तभी आप यूज करो जब आपकी एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए। बेमतलब की बुक इकट्ठी मत करो, कोई फायदा नहीं है। बेमतलब की बुक इकट्ठी करते हैं तो कई लोगों को तो शौक होता है, देखो बेमतलब की बुक इकट्ठी करके, है ना, और फिर पढ़ना नहीं,
इस बीमारी को भी कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं टनसुंडोकू, ऐसी करके कोई बीमारी होती है। सच बता रहा हूं, जैसे मेरे को भी बीमारी है, मैं किताबें लाता हूं लेकिन पढ़ता नहीं हूं। हमारे आनंद सर की किताब है जो उनसे लेके आया था, उनको दी भी नहीं मैंने हाँ, ये जो चिन्मय शी है, चिन्मय शी है, क्या नाम है, ठीक है। सो चलो अब हम आगे चलते हैं। सो फाइनली ये है आपके पास बुक्स जो आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, पांचवा, मेक योर ओन नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार ही बोलता हूं जब मैं ये बात बोलता हूं। तो देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो आप दूसरों से फोटोकॉपी करवा के लेके आते हो ना, कई लोग है ना दूसरों के नोट्स फोटोकॉपी करवा के लेके आ जाते हैं, बोले ठीक है ये उससे पढ़ लेंगे। पता है वो उसका खुद, उसका जिससे लेके आए हो ना उसको समझ में आएगा, ये उसका लिखा हुआ है, समझ में आ गया। ये तुम्हें इतना प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा। तो अभी जब पोखरियाल जी ने तुम्हें समय दे ही दिया, तो तुम भैया अपने नोट्स काहे नहीं बनाते हो, अपने नोट्स काहे नहीं बनाते हो, प्लीज बताओ मुझे, बनाओ ना, समझ में आ गया। सो प्लीज मेक योर ओन नोट्स विद योर ओन हैंड्स। आपको ऊपर वाले ने हाथ दिए हैं, है ना, सो प्लीज अपने हाथों का इस्तेमाल करो अच्छे कामों के लिए, समझ में आ गया। बाकी लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, तो व्हाट आई एम सेइंग इज अच्छे कामों के लिए अपने अपने हाथों का इस्तेमाल करो, जैसे कि ये बच्चे कर रहे हैं, देखो बुक से नोट्स बना रहे हैं, लुक एट इट, समझ में आ गया, देखो आया समझ में। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरह से कामों, हाथ को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पांचवा, मेक योर ओन नोट्स विद योर ओन हैंड्स। समझ में आया। सिंगेज इज अ गुड बुक। छठे पॉइंट की तरफ है, डोंट मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड क्लियर ऑल द डाउट्स। देखो यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे ऐसे कोशिश करते हैं। देखो बायोलॉजी में तो कोई चारा नहीं है, अगर आपको अच्छा टीचर नहीं मिला तो आपको जाती चीजें रटनी पड़ेंगी, लेकिन सौरभ जैसे और मीनाक्षी जैसे टीचर मिल जाए तो आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। तो उनको फॉलो करो, क्योंकि वो आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि बायो में कैसे आपको करना है। अगर आपको सचिन जैसा टीचर मिल जाए फिजिक्स में तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो इन दैट केस आप लोग है ना ज्यादातर चीजों को समझो, जितने कॉन्सेप्ट आप क्लियर करोगे उतना ही आपका नीट का एग्जाम आसान हो जाएगा। रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लोगे, रट्टा मारने से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सो इन दैट केस प्लीज आप लोग ज्यादा रट्टा मत मारो चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझो, बिकॉज यू हैव टाइम, आपके पास समय है। और सातवां पॉइंट, पुट फोकस ऑन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। भाई एक बात समझ लेना, तुम मेरी बात ध्यान से समझ लेना। भले ही बायो की मैडम बहुत अच्छी हो, बायो के सर बहुत अच्छे हो, बायो की मैडम स्मार्ट दिखती हो, बायो के सर हैंडसम दिखते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके चक्कर में सिर्फ बायो से ही प्यार कर रहा है, समझ में आ गया। भाई कई लोग है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको लगता है कि भैया बायो ही है सब कुछ। तो देखो ठीक है, फीलिंग है बायो के लिए, समझता हूं, लेकिन बायो के अलावा बायो से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको भी पता होना चाहिए कि बायो में टोटली 360 मार्क्स आप मैक्सिमम बना सकते हो, वो भी आप पूरे सही करके आओ तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको भी पता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज तब मिलेगा जब आप 600 650 से ऊपर नंबर बनाओगे। सो इन दैट केस चाहे हम लोग अच्छे नहीं दिखते हो, है ना, हमारी बुक्स भी अच्छी नहीं दिखती है, लेकिन आप जब इनको कवर नहीं करोगे तो आपकी बात नहीं बनेगी। तो आप यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर करने के बाद ही अच्छे मार्क्स बना पाओगे। आ रहा है समझ में। सो प्लीज आप लोग जब सोचते हो कि ठीक है 660 में से 650 नंबर इसमें बनाऊंगा, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के टारगेट भी सेट करने पड़ेंगे। 150 नंबर इसमें और इसमें भी कम से कम, मैंने सही लिखा ना, इतने ही होते हैं, और इसमें भी 170 नंबर के करीब मैं आपको बनाऊंगा, तब जाके आपका कहीं टारगेट पूरा होगा, तब जाके आप लोग कोई रिकॉर्ड तोड़ पाओगे और आपका सिलेक्शन होगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। इस तरह का टारगेट आपको सेट करने पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट से काम नहीं बनेगा। इसलिए प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपनी नीट मत खराब कर लेना। कहीं आहा बहुत बढ़िया है, बायो बहुत बढ़िया है, हमें बायो ही पढ़ना है, ऐसे करके सारा खराब कर लोगे तुम, ठीक है। सो प्लीज फोकस ऑन ऑल 3 सब्जेक्ट्स रादर फोकसिंग ऑन 1 सब्जेक्ट ओनली, है ना। आप में से ऐसे कितने जने हैं जो कि सिर्फ एक टीचर की वजह से वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं? सच्ची बताओ, स्कूल में भी ऐसा होता है। मान लो स्कूल में मैंने देखा है, देखो इसमें तो कोई झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है ना। कोई सब्जेक्ट की बढ़िया सी मैडम आ जाए, नहीं, या कोई सब्जेक्ट का एक बढ़िया सा स्मार्ट सा टीचर आ जाए, उसके बाद तो बस वही सब्जेक्ट नहीं, लड़कों का तो स्पेशली यही रहता है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, है ना। स्कूल में होता है ऐसा मैंने काफी देखा। लड़कियों का तो ज्यादा नहीं रहता, लड़कों का बहुत रहता है ना। और उनको तो पता है, मतलब पीटी वाला एग्जाम, पीटी मान लो कि वो जो एग्जाम कंप्यूटर वाला, तो कंप्यूटर और पीटी फालतू सब्जेक्ट होते हैं, कभी नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन गलती से अगर कंप्यूटर या पीटी या फिर जो क्या बोलते हो उसको,
वो पीए जो भी एग्जाम होती है, उनकी कोई मैडम आ जाए, एकदम सुंदर सी मैडम आ जाए, कंप्यूटर की कोई सुंदर सी मैडम आ जाए, उसके बाद वो कंप्यूटर इतना पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे कि मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़ देंगे। नहीं, सो दैट्स ट्रू, दैट्स नॉट, हाँ पीएचई बोलते हैं ना इसको, पीई, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ओ माय गॉड, वो मैं नहीं दे सकता, ठीक है। सो होता है ऐसा, देखो गलत बात नहीं है, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सही बात है, और कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, है ना। बट जो भी है, सो इतना प्यार मोहब्बत मत करो, ऐसे सब्जेक्ट्स में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, 8वां पॉइंट, गिव इनफ टाइम फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस एज वेल। पिछले 10 साल के पेपर निकालो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस निकालो, एग्जाम्पलर को सोल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपर को पूछ लो, एक बात वो गारंटीड बोलेगा, क्या मैंने क्या किया, तेरा नाम लिया, ऐसा नहीं कहेगा, वो कहेगा मैंने एनसीईआरटी सोल्व की, तुझे याद किया, ऐसा भी नहीं कहेगा, वो कहेगा मैंने एनसीईआरटी सोल्व की, अच्छे से एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ा और पिछले 10 साल 15 साल 20 साल के पेपर निकाले। दैट इज मोर देन इनफ इन नीट एग्जाम, मोर देन इनफ, नो बुक रिक्वायर्ड, सच्चे मुच्चे। सो इन दैट केस यू डोंट नीड एनी बुक, समझ में आ गया। If you can read NCERT, you can revise your notes, and if you can practice these 10-year PYQs, that is more than enough. Is this clear? सबको समझ में आ गया? So इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। सो नीट के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करो, बस आप बैठ के जितना रिवीजन कर सकते हो अपने नोट्स का और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और पता है रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप पिछले सालों के क्वेश्चन निकालो, दैट इज कमेंडेबल। उससे अच्छा रिवीजन आपका किसी थ्योरी का हो ही नहीं सकता। इज दिस क्लियर? अब चलते हैं 9वें पॉइंट पर, गिव मॉक टेस्ट रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब क्या, और अपनी स्पीड को भी बढ़ाओ और अपनी स्पीड को चेक भी करो कि क्या आप 3 घंटे के अंदर 180 सवाल कर सकते हो, क्या आप 3 घंटे के अंदर 180 सवाल कर सकते हो। इसकी चेकिंग कैसे करोगे, इसकी चेकिंग कैसे करोगे, मॉक टेस्ट देके, हर संडे बैठ के मॉक टेस्ट दो, 3 घंटे बैठो, अपने एग्जाम को देते टाइम डेफिनेटली आप लोग टाइम भी चेक करोगे और अपनी स्पीड भी चेक करोगे। फिर अपने आप से पूछना, आपको 3 घंटे का पेपर है ना, 3 घंटे में नहीं करना है, आपको 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में करना है, क्योंकि ये तो आप घर पे कर रहे होगे, वहां पर तो प्रेशर होगा, समझ में आता है। सो जब आप एग्जाम हॉल में होते हो ना, तो आपको एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है सिर पे, तो वो ना उससे आपका टाइम थोड़ा ज्यादा जाया जाता है। तो आप ये टारगेट बना के चलना कि आपको घर पे पेपर करना है 2.5 घंटे में, क्योंकि यहाँ के घर के 2.5 घंटे और वहां के 3 घंटे बराबर ही होंगे, क्योंकि आपको फॉर्मेलिटीज कराएंगे, आपको बबल भी फिल करना होगा, फिर प्रेशर भी होता है, प्रेशर के चक्कर में आपको पता है, प्रेशर के चक्कर में बबल फिल में हाथ, आपके कितने ऐसे बच्चे, ईमानदारी से जवाब देना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप जैसे ही मतलब आप नॉर्मली अगर आप घर पे एग्जाम दोगे ना, नॉर्मली अगर आप लोग घर पे एग्जाम होगे तो वो प्रेशर नहीं होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अगर यहां पर एनसीईआरटी में कोई आंसर कॉपी दे दी या कभी आप लोगों ने बबल फिल करे हो, मान लो बबल फिल करने के लिए ये आपको ना सर्किल्स दे रखे, ठीक है, इसमें आपको बबल फिल करने हैं, ठीक है, आप लोगों ने ईमानदारी से बहुत सारे बच्चों ने ये बीमारी फील की होगी, प्रेशर वाली बीमारी। और उस प्रेशर वाली बीमारी में क्या होता है पता है, ये आपको क्या दे रखी है, ये आपको दे रखी है OMR शीट, ठीक है। ये जो OMR शीट है वो OMR कर देती है, अपना मार लेती है अच्छे से OMR, ठीक है। वो कैसे मारती है मैं बताता हूं आपको, OMR इसका नाम इसलिए रखा है, इसके नाम कैसे रखा, OMR, ठीक है, ओह मार। तो देखो क्या होता है मैं बताता हूं, ज्यादातर बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, इतना ज्यादा एग्जाम का प्रेशर होता है कि वहां पर पहले तो ऐसे हाथ कांपेंगे, देखना यूं करके, अब ना ए भरना है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ए भरना है, ठीक है। ऐसे करके ये इस तरह से बबल फिल किए जाते, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। ईमानदारी से बोलना, अभी तो प्रेशर है नहीं, लेकिन पक्का ऐसा प्रेशर होता है और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। और आपने नहीं, आपके साथ नहीं होगा, आपके पड़ोस में किसी के साथ जरूर हुआ होगा। ठीक है, आवाज नहीं करते पर हाँ, वो तो आवाज वाली तो वो अंदर वाली फीलिंग है, नालायकों, somebody saying आवाज नहीं करते बट होता है ऐसा। आवाज वाली तो अंदर वाली फीलिंग है, ठीक है, वो अंदर से ऐसी आवाजें आती है।
ठीक है, बट ओवरऑल ऐसा होता है, ठीक है। और भरना था ए, भर दिया बी, और वो भी बी कितना गंदा भरा है, देख रहे हो, इतना गंदा बी कोई भरता है? इससे तो आप कह रहे हो जो घर पे कुत्ता है उसको पोटी करने को बोल दोगे, वो भी सर्किल को अच्छे से भर देगा। घर के टमी को लेके जाना नहीं, अपना वो कौन सा वाला होता है, घर का जो डॉगी होता है, उसको बोलोगे तू आजा मेरे साथ, OMR शीट भरनी होगी। वो पोटी करेगा तो सर्किल में ढंग से भर देगा तुम्हारे से, क्योंकि उसको कोई प्रेशर नहीं है, पोटी करने से तो प्रेशर रिलीज होता है, ठीक है। बट ओवरऑल OMR शीट को कैसे फिल करते हैं, यू हैव टू सर्किल इट इन अ गुड वे। पहले तो आप एक सर्किल बनाओ, फिर सर्किल को अंदर की तरफ फिल करो ऐसे करके, यूं। OMR शीट में बबल फिल करने का तरीका होता है, आ गया समझ में? सर्किल को अंदर की तरफ फिल करो, जैसे ये है, पहले आप बाहर सर्किल बनाओ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके, जैसे कि वो नहीं होता था, आपने वो पढ़ा था क्या, रदरफोर्ड की थ्योरी नहीं पढ़ी थी? रदरफोर्ड की थ्योरी, रदरफोर्ड क्या कहता था, ये न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता, तो फिर बोहर ने क्या कहा था कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो वो धीरे धीरे कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में। बस आपको ऐसी बबल फिल करने हैं, दिस इज द ट्रिक टू फिल द बबल। आ गया समझ में? सो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैं मानता हूं यार प्रेशर होता है एग्जाम का, नहीं बिल्कुल होता है यार, मैंने भी फील किया है। आप अपने ना ऐसे OMR शीट में प्रेशर फील नहीं किया होगा तो आपने अपनी बोर्ड की कॉपी में फील किया होगा। पता है कई बच्चों को ये साइंस में ना शुरू के 15 मिनट उनको होश ही नहीं रहता, तो वो अगर अपना नाम भी फिल कर रहे होते हैं ना तो ये यूं करके होता है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, तो मुझे तो पता ही है, ठीक है। सो इन दैट केस वो ढंग से लिख भी नहीं पाते, एंड आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से एक हूं। आई एम एक्सेप्टिंग दिस थिंग कि मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो प्रेशर गलत बात नहीं है, लेकिन ये प्रेशर को रिलीज करना पड़ेगा अगर पास होना है, तो नहीं तो पास नहीं हो गए। सो मैं धीरे धीरे क्या करता था, मेरे साथ होता था ऐसा, तो फिर मैंने उसको कर्व करना शुरू किया, धीरे धीरे ऑब्जर्व किया क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है। तो पहले तो इस बीमारी को जाने में ये पता कब होता था, एक तो शुरू में और एक लास्ट में। शुरू में क्योंकि आए हैं, पेपर मिला है, फट रही है, लास्ट में पेपर देना है, ये नहीं रह गया, वो नहीं रह गया, तब फट रही है। तो शुरू में और लास्ट में ये हाथ का कांपना बहुत होता है, ठीक है। एंड दिस इज अ साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ डिजीज, है ना। पर इसको रिलीज भी आप ही को करना है, क्योंकि पेपर आप ही को देना है। तो इसीलिए कहते हैं आप लोग उसको रिलीज करने का तरीका क्या है, घर पे बैठ के एग्जाम दो भाई, मॉक टेस्ट दो बैठ के, तभी तो आपकी टेंशन रिलीज होगी। 10वां पॉइंट, गिव योर बेस्ट बट डोंट टेक स्ट्रेस एज वेल। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप नहीं चाहते आपका हाथ कांपे तो घर पे जाके मॉक टेस्ट दो और अपना बेस्ट दो, लेकिन स्ट्रेस मत लो यार। आपको पता है वो हाथ क्यों कांपते हैं? वो इसी वजह से कांपते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, और वो स्ट्रेस में इतना ज्यादा स्ट्रेस में हो कि आपका हाथ पे कंट्रोल ही नहीं है, और वो बेचारा यूं कांप रहा है, समझ रहे हो? यही प्रॉब्लम है, और ये स्ट्रेस की वजह से होता है, और स्ट्रेस की वजह से और भी बहुत कुछ होता है यार। इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है, एग्जाम ही है, हो जाएगा, क्या इतना टेंशन लेना है। और जो विदाउट स्ट्रेस एग्जाम देते हैं ना, उनका एग्जाम अच्छा जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज दिस क्लियर? तो प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो, एग्जाम ही है। 11वां पॉइंट, पुट मोर फोकस ऑन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार कहते हैं कि आपको नीट के एग्जाम में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कल मैंने आपको पी ब्लॉक का एक पूरा चैप्टर बताया था, उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। बच्चे 21-22 हजार बच्चों ने उसको देखा। आप में से किसी ने देखा कि नहीं देखा कि पी ब्लॉक में मुझे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना? बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। इसको एनसीईआरटी हाइलाइटर कहते हैं, कि आपको बताया जाता है कि ये पढ़ लो और ये मत पढ़ो। अब इतनी अच्छी सुविधाएं दे रखी है आपको, सौरभ भी बताता है, मीनाक्षी बताती है, सचिन बताता है, मैं भी बता देता हूं। उससे अच्छा और क्या ही चाहिए तुम्हें, बताओ। सो इन दैट केस प्लीज फोकस करो यार, तुम्हें क्या क्या चीज पढ़नी है और क्या नहीं। ऐसे अननेसेसरली कुछ भी मत पढ़ो। फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं। चलो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताता हूं कुछ एक जो आपको पढ़ने चाहिए। फिजिक्स के अंदर आपको थर्मल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट करंट, ये पढ़ना चाहिए। बायोलॉजी के केस में अगर देखें कि सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये तो सबका फेवरेट होगा। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं, स्पेशली लड़के ही होंगे, लड़कों को बॉयज गिव अ शाउट आउट if this chapter is your favorite chapter। अच्छा, किस किस को ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज द फेवरेट चैप्टर? कैन यू प्लीज टेल मी? मैं देख सबसे पहले दांत किसने निकाला? अथर्व ने दांत निकाल रहा, अथर्व गेमिंग। और कौन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसको बहुत ही फेवरेट चैप्टर है? और ये अंशु, और ये अथर्व, और ये कौन है? ये है ये हर्षित, हर्ष, है ना? हाँ, ये बहुत लोगों का फेवरेट होता है, मुझे पता है अच्छे से। कई तो 12वीं में एडमिशन ही इस चक्कर में लेते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन।
है ना। जैसे उन्हें सिर्फ यही पढ़ने मालूम पड़ेगा, इससे पहले तो पता ही नहीं था कि वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होती है। नहीं, तुम तो ऐसी फूलों से निकल के आ गए थे, ऐसे भंवरे आए थे यूं तैरते हुए, तुम फूलों से निकल गए थे। इतना इंटरेस्ट रहता है इस चैप्टर को पढ़ने का, जबकि तुम्हें पता है कि तुम भी ऐसे ही पैदा हुए हो और शर्माते हो ऐसे देख देख, ची 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 देख देख क्या लिखा है। नहीं ऐसा होता है, मैं बहुत बार देखा है। 12th का, स्पेशली 12th का जो पोर्शन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसमें बहुत बच्चों को इंटरेस्ट होता है। नहीं, पता नहीं क्या ही बात का इंटरेस्ट होता है, पता नहीं, पर होता है, ये मैंने देखा। और पता है, और दिखता कुछ नहीं है उसमें, उससे ज्यादा तो तुम वैसे ही कहीं देख लेते हो। नहीं YouTube की वीडियोस में इधर उधर दिख जाता, लेकिन फिर भी अंदर का इंसान जो है उसे देखना चाहता है कि 12th की बोर्ड की बुक में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या है, और होता कुछ नहीं है ना। बड़ी जिज्ञासा है अंदर की जो हर इंसान में होती है। और स्पेशली कई बच्चे तो बायो इसलिए लेते हैं, ऐसे नहीं कि 90 रुपए की किताब खरीद ले। नहीं, पूरी 12वीं में रह के टीचर से पढ़ेंगे, और कल को लेडी टीचर आ जाए तो और अच्छी बात है। नहीं, नालायक है एक नंबर के, बट जो भी है, बायोलॉजी के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड प्लांट फिजियोलॉजी ये चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मजाक करो ना, सीरियसली मत ले लेना। चलो फाइनली केमिस्ट्री पर आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड, जीओसी, चैप्टर है जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ने चाहिए, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कितनी स्लाइड बनाई है? 12वीं 12th स्लाइड। वॉच और अमेजिंग सेशंस टू क्लियर योर डाउट्स। ये बहुत अच्छी बात बोली है कार्तिका, वेरी गुड। ये है तुम्हारा लेगेसी, वेदांतु नीट मेड इजी चैनल। पिछले कितने सालों से ये आपको सर्व कर रहा है। पहले केमिस्ट्री चलती थी, फिर फिजिक्स और बायोलॉजी, सब चलता है। आज के टाइम पे इस चैनल पे 4000 से ज्यादा वीडियोस हैं,